स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 की हिंदी क्षितिज की जो किताब है उसका चैप्टर है सेकंड, जिसका नाम है ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और चैप्टर 1 जो था आपका 2 बैलों की कथा, वो आपको समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर से भी मैंने 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा ये वाला। ये आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तिब्बत की कौन सी बातें लेखक को अच्छी लगी? ठीक है, तो देखिए, लेखक को तिब्बत की सबसे अच्छी बात यह लगी कि भारत की तरह तिब्बत में भी जाति प्रथा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे कहीं पे भी आसानी से आया जा सकता है और कहीं पे भी हम किसी के भी हाथ से भी कुछ भी खा पी सकते हैं। ठीक है, एक तरह से छुआछूत की समाप्ति जैसी भारत में थी, वैसी ही तिब्बत में थी। ये बात लेखक को बहुत अच्छी लगी। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न, यात्रा वृत्तांत के अनुसार यानी कि इस चैप्टर के अनुसार बताइए कि उस समय का जो तिब्बती समाज है, यानी कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा, जब लेखक उस जिस टाइम गया था उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। पहला पॉइंट, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पति आदि को जो कुप्रथाएं थी वो नहीं थी, यानी कि जाति प्रथा, छुआछूत ऐसी प्रथाएं जो थी वो पूरी तरीके से ख़त्म थी, वहाँ नहीं थी। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था, वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान होता था। यानी जो काफिले वगैरह हुआ करते थे, ऐसे में उनकी जो देखभाल एक भिक्षु करता था, और वहाँ का भिक्षु किसी राजा के समान नहीं हुआ करता था, मतलब सॉरी, राजा के समान हुआ करता था। उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी, यानी कि वहाँ पे जो तिब्बती समाज था उस समय का, औरतों को पूरी तरीके से हर एक प्रकार की आज़ादी मिली हुई थी। उस समय तिब्बती जमीन जमींदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथों में होता था। उस समय का जो तिब्बती ज़मीन थी वो ज़्यादातर जमींदारों यानी कि जागीरदारों के पास हुआ करती थी, और ये जागीरदार कौन होते थे? जो मठों में रहा करते थे। ठीक है, ये था यात्रा वृत्तांत के आधार पे उस समय का तिब्बती समाज। बात करते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है? देखिए, पहले तो मैं प्रश्न आपको पढ़ाता हूँ। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा में भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। यानी कि पहले जब वो गया गांव में तो उसे, जबकि वो एक साधु के वेश में, एक भिखमंगे के वेश में, तब भी उसे अच्छा स्थान मिल गया। दूसरी बार जब वो अच्छा बन के गया तब उसे उचित स्थान बैठने के लिए नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण था ये वाला। आंसर देखिए, जानते हैं। इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। देखिए क्या है, तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, यानी थोंगला का जो मार्ग है इस पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर भी ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। यानी कि अगर आपकी थोड़ी बहुत भी जान पहचान है तो आपको वहाँ पर ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल जाता था। ठीक है, पहली बार जब लेखक बौद्ध भिक्षु सुमति थे उसके साथ जब वह गया तो जान पहचान होने के साथ साथ उसे वहाँ पे रहने के लिए उचित स्थान मिल गया था। परंतु भद्र वेश में, अच्छे वेश में होने के बाद भी जब वो दूसरी बार गया तो उसे वहाँ उचित स्थान नहीं मिला। इस बार उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के कारण हुआ। उसकी मनोवृत्ति का कारण क्या था? वहाँ लेखक जो था वो वहाँ पे शाम को पहुँचा था, और शाम को जब लेखक वहाँ पहुँचा तो वहाँ के लोग छक पीकर, यानी कि मदिरा पीकर एकदम होश खो चुके थे, जिससे उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती थी। और सुमति भी उस समय उनके साथ नहीं थे, यानी सुमति भी उनके साथ नहीं था और वो लोग मदिरा भी पी रखे थे। शाम का समय था, इसलिए उन्हें सही गलत का पता भी नहीं चला। लेखक को उन्होंने एक गरीब झोपड़े में ठहरा दिया। तो ये कारण था कि जब लेखक दूसरी बार अच्छे वेश में गया, फिर भी जब वो भद्र वेश में गया फिर भी उसे उचित स्थान नहीं मिल पाया। ये था तीसरा प्रश्न। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यानी कि लेखक ने जो यात्राएं की उन यात्राओं के दौरान इसे कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, पहला है, जगह जगह पर रास्ता कठिन था और परिवेश भी बिल्कुल नया था। यानी कि जो रास्ता था वो बहुत ही कठिन था, और जब दूसरी जगह गया तो परिवेश बिल्कुल नया था, इसलिए वहाँ पे
अपने आप को वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार ढालने के लिए बहुत टाइम लग गया। ठीक है, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, यानी कि जिस घोड़े से लेखक जा रहा था उसका घोड़ा था वो बहुत आलसी टाइप में था। इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भी भूल गया और भिखारी के बीच में से यात्रा करनी पड़ी। यानी कि घोड़ा उसका सुस्त था, इस सुस्ती की वजह से, घोड़ा आलसी होने की वजह से वो अपने साथी थे उनसे पिछड़ गया था और पिछड़ने के बाद वो रास्ता भी भूल गया, जिसकी वजह से उसे भिखारी के बीच में यात्रा करनी पड़ी। डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी, यानी कि जब उसे खाना नहीं मिला तो उसने डाकू जैसे जो लोग थे उनसे खाने के लिए कुछ सामान मांगा। ठीक है, फिर वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिला, जो अभी मैंने आपको प्रश्न बताया था उसके बारे में। समय से ना पहुंच पाने पर सुमिति के गुस्से का सामना, यानी जब वो समय से वापस अपनी जगह नहीं पहुंच पाए तो सुमिति ने उसे देखा ये बहुत लेट हो गया, तो उसे सुमिति के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। तेज धूप में चलना पड़ा था, अपना सामान भी स्वयं ढोना, यानी तेज धूप में उसे पैदल भी चलना पड़ा था और खुद का सामान से खुद स्वयं ही ढोना पड़ गया था। ठीक है, ये था चौथा क्वेश्चन कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए। सुमिति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमिति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण करते हैं। यानी कि सुमिति के यजमान और अन्य परिचित जो लोग थे वो हर एक गाँव में मिलते थे। ऐसा जब ये कथन आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके मन में सुमिति के व्यक्तित्व के बारे में कौन कौन सी विशेषताएं उभर के सामने आती हैं। देखिए, पहली विशेषता है सुमिति मिलनसार एवं हंसमुख था, यानी कि सुमिति जो था वो मिलनसार था, यानी सभी से मिलता जुलता था, हंस के बात करता था और एक हंसमुख व्यक्ति था बेसिकली। ठीक है, सुमिति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था, यानी कि सुमिति का जो परिचय था और जो सम्मान था वो लोगों के दिलों में छा गया था। सुमति उनके यहाँ धर्म गुरु के रूप में सम्मानित होता था। जो सुमति था वो धर्म गुरु के रूप में सम्मानित होता था, इसलिए लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। सुमति सबको बोध गया गंडा प्रदान करता था, यानी कि सुमति जो था वो बोध गया का ज्ञान उन्हें प्रदान करता था। लोग ज्ञान को पाकर धन्य अनुभव करते थे, लोगों की आस्था का फ़ायदा उठाने में पीछे नहीं रहता था, यानी कि वो लोगों की आस्था का फ़ायदा उठाता था और उन्हें ज्ञान देता था। ठीक है, सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी रखते। सुमति जो था वो एक बौद्ध धार्मिक व्यक्ति था और उसे तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का अच्छे से ज्ञान था। ठीक है, तो ये था कि सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग जो थे वो हर गांव में मिलते थे। इसके व्यक्तित्व की ये विशेषताएं थी। बात करते हैं इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न ये है, देखिए, उस समय के तिब्बती समाज में हथियार का कानून ना रह पाने के कारण यात्रियों को किन किन प्रकार का भय बना रहता था, कौन कौन सी यातनाएं मिलती थी, कौन क्या क्या उन्हें डर था। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान था डांडे। तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान कौन था? डांडे। 16-17 हज़ार फीट ऊंचे स्थान होने के कारण दूर तक कोई गांव नहीं होता था, इसलिए वहां पर डाकुओं का भय बना रहता था। उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी, इसलिए लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। यानी कि उस समय जो तिब्बत के पहाड़ थे वो एक सुरक्षित रास्ता नहीं थी, वहाँ पर डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते थे और फिर देखते थे कि उनके पास पैसा है या नहीं है। यानी पहले तो जो डाकू थे इस रास्ते से जो भी आता था उसे मार देते थे, फिर देखते थे कि इसके पास पैसा है या नहीं है। और तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई भी कानून नहीं लागू था, यानी कि हथियार व्यक्ति को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए इससे संबंधित कोई भी कानून तिब्बत में लागू नहीं था। इस कारण वे लोग खुले आम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था तथा कोई दुर्घटना हो जाने पर उसका गवाह भी नहीं मिलता था। यानी कि वहाँ पे कोई पुलिस थाना भी नहीं था, पुलिस भी नहीं थी, इसलिए सरेआम लोग पिस्तौल रखते थे, किसी को भी मार देते थे। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो का। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो लहासा की ओर ये जो चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल का आइकन आता है ऑल बेल पे सेट करके छोड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ
और आशा करता हूँ आपको जो वीडियो है, जो चैप्टर है, वो पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।